हेलो फ्रेंड्स, एक वीडियो लेके आया दोस्तों आपके लिए पावर आईसी पे, जिसमें हम आपको बताएंगे पावर आईसी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले खोलते हैं बोर्नियो स्कीमेटिक टूल। तो ये टूल हमारा खुल चुका है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले यहाँ से अपडेट पे, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट के बाद यहाँ पे आपको मॉडल शो करने लगेगा। फिर उसमें से हमें जिस मॉडल की पावर आईसी पे डिस्कस करना है वो आपको हम बताते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, अपडेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब हमें कोई भी मॉडल का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे पावर सेक्शन समझाना है मुझे, तो मोबाइल सोल्यूशन में गए। मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे Xiaomi का मोबाइल खोलिए, Redmi 5A। ठीक है, 5A हमने ये खोला और हम गए हार्डवेयर सोल्यूशन पे। तो इसमें इतने फॉल्ट होते हैं। ठीक, तो हमें अभी आपको समझाना है कि पावर आईसी क्या काम करती है, पावर आईसी क्या चीज़ है। तो हम कोई भी इसमें खोल लेते हैं, चार्जिंग का सेक्शन जैसे मैंने खोल लिया। देखिए, अब जैसे इसमें मान लीजिए पावर आईसी स्टार्टिंग से आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पावर आईसी है। पार्ट की पहचान करने के लिए जैसे कि ये आपका क्रिस्टल हो गया, ये आपकी बक कॉइल हो गई हैं, और ये आपका ब्राउन जो कलर होता है ये आपका कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर, कंडेंसर, कैप, सीपी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो होती है रेजिस्टेंस होती है, रजिस्टर भी बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन, ये सब कैपेसिटर है। तो इसमें अब ये देखिए आपकी पावर आईसी लगी है। तो पावर आईसी का कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे कि ये पावर आईसी है तो पावर हाउस एक हिसाब से होता है। तो पावर हाउस में बाहर से जब कहीं से बिजली आती है तो पावर हाउस में पहले आती है। पावर हाउस में जब बिजली, मान लीजिए आपका वहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट किया, ये बैटरी समझ लीजिए आपको बाहर से पावर हाउस को वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने करंट दिया तो वो करंट जाके सीधा पावर हाउस को गया। अब ये पावर हाउस जैसे शहरों में होता है पावर हाउस, ये पावर हाउस से एक दूसरे सिटी को, तीसरे सिटी को, पहले सिटी को ऐसे सप्लाई दी जाती है। खंबे लगा दिए जाते हैं, फिर उसमें से वायरिंग करके अलग अलग गाँव को या सिटी को कनेक्शन दिया जाता है। तो उसी तरह बाहर से जो बिजली आई है वो हमारी, समझ लीजिए बैटरी हमारी एक बाहर का हिस्सा हो गया। बाहर से हमारा जो बिजली दिया हमको, पावर हाउस को दे दिया। अब पावर हाउस से हमारे जितने गांव हैं, इसके अंदर जितने सिटी हैं मोबाइल के अंदर, लाइट सेक्शन हो गया आपका, सिम सेक्शन हो गया, ग्राफिक सेक्शन हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, एमएमसी, सीपीयू और ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो सेंसर हो गया, जितने सेक्शन हैं सारे सेक्शन को इस पावर आईसी से आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका पावर हाउस है। तो यहीं से आपको वोल्टेज जाएगा सारी आईसी को। पावर आईसी से पहले सप्लाई किसको जाती है? पावर आईसी जब आप लगाएंगे, लगी है इसमें पावर आई, बैटरी से आपका कनेक्शन इसमें आया पावर आईसी को, उसके बाद से क्रिस्टल लगा होता है, इसको क्रिस्टल को वोल्टेज जाएगा।
ये फ्रिक्वेंसी एक्टिवेट करेगा पावर आईसी। इसमें से आपका वोल्टेज क्रिस्टल को जाएगा, क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाएगा। बस आपकी पावर आईसी, आप पावर बटन दबाएंगे, जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करेंगे आपका पावर आईसी एक्टिवेट होते ही क्रिस्टल को वोल्टेज जाएगा, और क्रिस्टल में वोल्टेज जाते ही पावर एक्टिव। और जितने भी आपके सीपीयू, एमएमसी, पावर, जहाँ जहाँ सिग्नल की फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है, क्रिस्टल तुरंत उनको कमांड दे देता है कि हाँ ये सेक्शन आपका ऑन हो चुका है। उसके बाद आप पावर आईसी का काम, पावर आईसी से मैंने जैसे अब आपके डिस्प्ले पे लाइट जल रही है तो पावर आईसी इसको कनेक्शन दे रहा है लाइट को। आपकी सिम चल रही है मोबाइल में, वो भी आपको पावर आईसी से ही वोल्टेज जा रहा है। आपको बिना पावर के कोई सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने पावर आईसी से मान लीजिए लाइट, ये आपका लाइट सेक्शन है। तो पावर आईसी आपको 3.7 4.2 वीपीएच वोल्टेज जो है वो लाइट सेक्शन को देगा। वीपीएच वोल्टेज भी बोल सकते हो आप, और किसी अब तो वीपीएच लाइन के नाम से जाना जाता, नहीं तो पहले वीबैट लाइन के नाम से होता था। पहले बैटरी से सीधा कनेक्शन होता था। तो अब इसका क्या कर दिया गया है, इसमें पीएमआई लगा दिए हैं सेटों में, पावर लगा दिए हैं। तो उसके वजह से इस पे बैटरी से सीधा लाइट सेक्शन को वोल्टेज नहीं जाता है, पावर आईसी को जाएगा, पीएमआई को जाएगा। इस हिसाब से अब इसमें बना दिए गए हैं सेक्शन अलग अलग, ठीक है। तो इसमें आपका ये पावर आईसी है। पावर आईसी से लाइट सेक्शन को अगर यहाँ पे वोल्टेज जाता है क्वाइल पे, ये क्वाइल लगी हुई है यहाँ पे जितना बैटरी पे वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा आपको। 3.7 4.2 यहाँ पे वोल्टेज आपका आ गया। उसके बाद आपका क्वाइल में गया, क्वाइल से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ये डायोड आपका लगा है। फिर आपका एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मैं आपको लाइन नहीं है तो नहीं समझा पा रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे बीपीएच आता है आपका, ठीक। और पावर आईसी से आपको ये ग्राफिक आईसी है। तो ग्राफिक आईसी को चलाने के लिए भी हमको वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। बिना वोल्टेज के तो नहीं वर्क करेगा ना, क्योंकि ग्राफिक कोई चीज अगर बनता है, लाइट बनती है तो वो भी किसी वोल्टेज से बनेगी, और कोई ग्राफिक बनता है, कोई ऑडियो, कोई सिग्नल बनता है तो बिना वोल्टेज के कुछ नहीं बनेगा। तो हमें ग्राफिक अगर डिस्प्ले पे चाहिए तब भी वोल्टेज की जरूरत है। उसके बाद हम आ गए नेटवर्क सेक्शन में। अब हमें डिस्प्ले पे नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है कॉलिंग के लिए, उसका आना भी जरूरी है अगर मोबाइल फोन आपके पास है तो। इसमें नेटवर्क आईसी कौन सा है? ये आपका WTR है, वो अभी मैं समझा रहा हूँ तो जैसे कि इसको चालू करने के लिए, ये आपका ये जो शील्ड का ये बॉर्डर बना हुआ है, ये आपका नेटवर्क सेक्शन है। अब इसको चलाने के लिए भी आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो किसी सेट में पीएमआई लगा दिए, अब इसमें ये लगा है बीक्यू, ठीक है। बीक्यू, हाँ, ये बीक्यू आईसी होती है जो बैटरी से सीधा बीक्यू में वोल्टेज गया, और बीक्यू से सीधा आपका गया पावर आईसी में। तो पावर जो है वो पावर हाउस का काम कर रहा है आपका। और ये छोटा समझो आपका यहाँ पे एक बना दिए हैं, जैसे यहाँ से बाहर से बिजली आ रही है, रास्ते में एक आपको स्टॉपर बना दिए कि यहाँ से पहले बिजली इकट्ठा हो जाए, और यहाँ से फिर आप दे दीजिए पावर हाउस को। यहाँ से पावर हाउस को दे दीजिए, फलाने पावर हाउस को दे दिया, वहां से उस पावर हाउस को हमने दे दिया। तो ये आपका बीक्यू आईसी यहाँ से लगा दिया गया है। बीक्यू आईसी में आपका वोल्टेज जाएगा, ये बैटरी आपकी है, यहाँ से सीधा देखिए लाइन जा रही है बीक्यू को, ठीक है। और बीक्यू में जाने के बाद यहाँ से आपका, अगर ये आपकी आईसी ओके है तो ये आउटपुट वीपीएच वोल्टेज आउटपुट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और वीपीएच आउटपुट नहीं करेगा तो पावर आईसी, पावर जो हाउस बना है आपका, उसमें वोल्टेज जाएगा नहीं। जब उसमें नहीं जाएगा तो ना लाइट सेक्शन को वो देगा, ना ग्राफिक को देगा, ना सीपीयू को देगा, किसी को नहीं देगा वो वोल्टेज, क्योंकि इसको यहीं से नहीं मिल रहा ना अभी जब यहाँ से इसको वीपीएच मिल गया तो सारे सेक्शन आपके वोल्टेज पा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये गया, ये 2 बॉल है इसकी, यहाँ से इनपुट होता है, ठीक है। जब यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं किसी आईसी के अंदर, अगर वोल्टेज जाता है उसको हम इनपुट बोलते हैं, और आईसी जो वोल्टेज को बाहर निकालती है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज आपका गया, तो वीपीएच जो होता है हमारा, वीपीएच पावर, ये लिखा हुआ है वीपीएच पावर 3.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये वीपीएच पावर, इस पे एक कंडेंसर लगा दिया गया है कंडेंसर किस लिए लगा दिया गया है? एक डायोड लगा है, कंडेंसर लगा है। कंडेंसर इसलिए लगा होता है क्योंकि इस पे 3.7 वोल्ट मिला है, तो यहाँ पे ये 8 वोल्ट का 10 वोल्ट का कंडेंसर लगा देते हैं कि इसमें 3.7 वोल्ट जो स्टोर भी कर लेता है कंडेंसर, और फिल्टर वोल्टेज को साफ भी करता है।
करंट को साफ करना और इसको स्टोर करना, इसका काम होता है कंडेंसर का। तो इसका एक सिरा ग्राउंड से होता है, एक सिरे पे पॉजिटिव होता है। तो इसका सिरा जो ग्राउंड से है वो ग्राउंड ही रहेगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ग्राउंड तब होगा जब ये शॉर्ट होगा। तो इस पे अगर हम कहीं को वोल्टेज दे रहे हैं, अब यहाँ से देखिए वोल्टेज गया इस कॉइल पे, तो ये कंडेंसर अगर आपका खराब हो गया, तो अगर इस कॉइल ने अगर वोल्टेज यहाँ पे मान लीजिए ज्यादा खींचा, इसको वोल्टेज होके गया इधर से ज्यादा खींचा, तो इसमें इकट्ठा नहीं है अगर वोल्टेज, ये इसको आपने निकाल दिया तो यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है 3.7 जा रहा है, लेकिन वो रुक रुक के जाएगा। एक बार 3.7 गया तो वो एक ही बार गया, और ये कंडेंसर लगा तो इसके अंदर स्टोर हो गया। जब इसके अंदर स्टोर हो गया वोल्टेज, तो वो रेगुलर रेगुलर ऐसे आपका इधर से आ रहा है, इसमें जो ये इसके अंदर स्टोर करता जा रहा है, इधर से फेंकता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वीपीएच इसने 3.7 आउटपुट कर दिया, अब ये 3.7 आपका सिर्फ यहीं पे नहीं जा रहा, पूरे सेक्शन को देना है इसको। तो पूरे सेक्शन को बराबर वोल्टेज देने के लिए 3.7 आपका बना रहे, उसके लिए क्या होता है, कंडेंसर लगा देते हैं कि इसमें 3.7 की जगह वोल्टेज 4 वोल्ट 5 वोल्ट एक्स्ट्रा स्टोरेज रहता है। वो अंदर से ये जितना इसको जो सेक्शन खींचता है ये पूरा करता रहता है, स्टोर करता है, स्टोर करता है, वो पूरा देता रहता है रुक रुक के काम। जैसे अब एग्जांपल के लिए कंडेंसर पंखे में लगा होता है, तो पंखे का कंडेंसर आप निकाल दीजिए, पंखा चलेगा नहीं। और कंडेंसर आपका खराब हो जाता है तो पंखा आपका धीरे धीरे घूमता है, क्योंकि वो वोल्टेज स्टोर नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं कर रहा है। नहीं लगा रहेगा तो समझो वो चलेगा ही नहीं, और लगा दिए हैं, खराब लगा दिए हैं या वीक हो गया है, तो आपका धीरे धीरे पंखा चलेगा, क्योंकि वो वोल्टेज स्टोर नहीं कर पा रहा है। और 220 वोल्ट डायरेक्ट उसमें आप पंखे के कॉइल में देंगे तो नहीं चलेगा। तो जो कंडेंसर लगा होता है वो फ्रिक्वेंसी बनाता है, एक सेकंड में 1 मिनट में इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बना देता है वोल्टेज की कि आप गिन नहीं सकते हो। तो वो कंडेंसर फटाफट इधर से सिग्नल स्टोर करके वोल्टेज देता रहता है, इधर से एसी बिजली उसमें जाती रहती है, पंखा स्पीड बनाता रहता है। उसी तरह इसमें कंडेंसर ने स्टोर कर लिया है 3.7, ये इसका आउटपुट दे दिया हमने। ये आउटपुट आपको नेटवर्क सेक्शन को चला गया, लाइट सेक्शन को चला गया, और ग्राफिक सेक्शन को चला गया, सिम सेक्शन, सब कहीं को जहाँ जहाँ जाना है इसको चला गया। तो ये इसको उसकी पूर्ति के लिए कि हाँ 3.7 रेगुलर वहाँ पे बना रहे, तो ये कंडेंसर लगा दिया जाता है। बहुत से भाई लोग हैं कहेंगे कंडेंसर तोड़ दो, फालतू में लगा हुआ है। अरे किसी कंपनी ने जब इतना बड़ा बोर्ड तैयार किया है, मदरबोर्ड, उसमें इतने पार्ट लगा के रखे हैं, तो उसकी वैल्यू है, कोई वजह है तभी तो लगा दिया ना उसने। तो इसलिए कोई आपके पास प्रॉब्लम ऐसा सेट आता है, डेड आता है, किसी केस में आता है, तो उसको पहले आई टेस्टिंग करिए अच्छी तरह से, माइक्रोस्कोप पे रख के देखिए कहीं पानी नहीं लगा, या कोई दूसरे टेक्नीशियन ने इसका कोई कंडेंसर तोड़ा तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस तोड़ा तो नहीं। अगर आपको कंडेंसर टूटा दिखता तो पहले उसको आप फिक्स करिए, इसको सही हाँ करिए। उसको फिक्स करिए। कई बार क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है, उसकी वैल्यू होती है ज़्यादा कि बहुत अर्जेंट कंडेंसर है वो, और वो शॉर्ट हो गया, तो दुकानदार क्या करते हैं, बहुत लोग हैं कंडेंसर तोड़ दिए, उसके बाद लगे हैं सेट में लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, कंडेंसर शॉर्ट था यार, मैंने निकाल दिया, लेकिन लाइट शॉर्टिंग हट भी गई, लेकिन लाइट फिर भी नहीं आ रही है। आगे छेड़ देते हैं और आगे फॉल्ट चाहे ना हो, उसको उन्होंने फॉल्ट बना दिया, आगे वो आईसी पे खेल गए, कॉइल पे खेल गए, सारा कुछ निकाल दिया, फिर आखिर में वापस कर दिया। और ये नहीं सोच रहे हैं कि ये अगर लाइट सेक्शन में कंडेंसर बंदे ने लगा रखा है, कंपनी ने लगा रखा है, ये बूस्ट का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, वोल्टेज का देने का, तो ये जब शॉर्ट था हमने इसको निकाला तो इसको लगा दे। अगर इस कंडेंसर को आप लगा दीजिए तो आपकी लाइट जल जाएगी, आगे आपको छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सेक्शन यहीं पे शॉर्ट हुआ है, यहीं पे शॉर्ट हुआ है, तो आगे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले जो चीज शॉर्ट है आपने उसको निकाला तो उसको तुरंत फिक्स करिए। अगर उसको आप फिक्स नहीं करते हैं, दूसरे पे खेलते जा रहे हैं, तो पूरे मदरबोर्ड में आप खेलते रहिए, कोई काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर सेक्शन से हो गया। और उसके बाद पावर सेक्शन से सारी जितनी आईसियां हैं सबको वोल्टेज दिया जाता है। अब पावर सेक्शन में मान लीजिए ये आपका पावर आईसी है, इसमें इतनी सी बॉल, बहुत सारी बॉल दिख रही हैं, इसमें कुछ बॉल जो है वो ग्राउंड है। अगर आईसी को ग्राउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज इनपुट भी हो रहा है इसमें 3.7 वोल्ट इनपुट हो रहा है वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट में भी इसको देना है। अब ये आउटपुट में सेक्शन को वोल्टेज दे रहा है, सब सेक्शन अपने अपने तरफ को करंट को खींच रहे हैं, उस बॉल के अंदर कोई ग्राउंड नहीं दिया आईसी में, तो आईसी ठंडी नहीं हो पाएगी ना, वो ठंडी नहीं होगी, कहेगी हमको इतना लोड हमारे ऊपर दे दिए हैं और ठंडक कहीं से मिल नहीं रही है,
तो अभी आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको काम करने के लिए दे दिया जाए कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, और आपको पंखा ना दिया जाए, आपको पसीना आएगा, कस के आपको गला सूखेगा, सब कुछ, ठंडक आपको कुछ नहीं मिल रही, ना आपको पानी दिया जा रहा है, ना आपको हवा दी जा रही है। ठीक है, उस ठंडक आपको मिल नहीं रही है, आप काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आखिर में क्या होगा, आपका शरीर एकदम सुस्त पड़ जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे, शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरह पावर आईसी में बॉल ग्राउंड होती है कि इसको अर्थ भी चाहिए, ठंडक चाहिए। इस पे कोई सेक्शन पे लोड पड़ता है, वोल्टेज अपनी तरफ नेटवर्क खींच रहा है या लाइट सेक्शन खींच रहा है अपना वोल्टेज, तो इसके लिए ग्राउंड इसमें दिए होते हैं कि आईसी ठंडी भी रहे हमारी और सेक्शन हमारा वोल्टेज पूर्ति करता रहे, चलता रहे। तो इसलिए इसके अंदर ग्राउंड बॉल भी होती हैं और सप्लाई वाली होती हैं। अब सप्लाई वाली इतनी सारी बॉल होती हैं, इसी में से ग्राउंड भी है, तो इतनी सारी बॉल में से कोई आपका एक मिसिंग हो गया, लाइट मान लीजिए लाइट सेक्शन की बॉल आपने पानी में गिरा, सेट या सेट हैंड ड्रॉप हो गया, गिरने से गिर गया, गिरने के बाद कोई बॉल मिसिंग हो गई, लाइट सेक्शन आप काम नहीं कर रहा है आपका, तो मान लीजिए कोई आपकी इसमें से लाइट का सेक्शन जो गई है, ये बॉल जैसे है, ये बॉल अगर टूट गई तो ये जिस चीज के लिए लाइन जा रही है, जब आपका वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये काम नहीं करेगा ना। तो जब आपका वोल्टेज आगे नहीं जाएगा तो पावर आईसी का ही तो प्रॉब्लम होगा ना, आपका वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, कहीं जहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए वहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो पावर आईसी ही आपका खराब है। पावर आईसी निकालिए, उसके नीचे देखिए बॉल टूटी है या बॉल उसमें जुड़ी हुई है, और जुड़ी है तो वोल्टेज नहीं आ रहा, जब जुड़ी है वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप आईसी को निकाल के इसको रिपेयर तो कर नहीं सकते, आईसी के अंदर तो नहीं खोल सकते ना हम, फिर आईसी हमको चेंज ही करनी पड़ेगी। पावर आईसी आप चेंज करेंगे तो जिस लाइन का वोल्टेज नहीं जा रहा है वो वोल्टेज उसको मिलने लगेगा। ठीक, अगर पावर से आउटपुट हो रहा है आपका, अब यहाँ से मान लीजिए ये पावर आईसी से वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी, ठीक आर 707 4.02 के, तो यहाँ से वोल्टेज निकाल दिया, अब मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी थी, अब यहाँ तक आपका वोल्टेज आ रहा है और इससे आगे आपका वोल्टेज जा ही नहीं रहा है, तो आपका सेक्शन ये जहाँ भी जा रहा है, मान लीजिए आपका सेक्शन ये यहाँ पे आईडी थर्मल की लाइन है, ठीक, और यहाँ पे आईडी थर्मल की रीडिंग नहीं आ रही है, जा ही नहीं रही है, और यहाँ तक आपकी रीडिंग आ रही है, तो आप सीधा पावर आईसी ना बदल दीजिए, पहले उसको चेक करिए यहाँ जीआर आ रहा है या वोल्टेज की लाइन है या जीआर की लाइन है, जब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है या वहां से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब बीच में जो पार्ट लगा है वही तो खराब है ना। अब मान लीजिए मैं पावर आईसी का बता दिया मैंने कि पावर आईसी एक पावर सेक्शन का काम करती है, पावर हाउस का, हर सेक्शन को इसने वोल्टेज देना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए चार्जिंग सेक्शन, ये मैंने अभी चार्जिंग सेक्शन ही खोल रखा है, ठीक, पावर आईसी का मैंने बताया कि पावर आईसी क्या काम करती है। अब मान लीजिए चार्जिंग सेक्शन कोई सेट आ गया आपके पास, चार्जिंग नहीं चल रही, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चार्जिंग नहीं चल रही, बिल्कुल सेट आपका पूरा चालू है तो उसके लिए सबसे पहले आपने सिर्फ क्या करना है, यूएसबी आप चार्जर लगाइए, चार्जर लगाने के बाद आपका जो डीसी एम्पियर चार्जर रहेगा उस पे आपको शो करेगा 0.10 या 0.60 या कुछ भी नहीं शो करता है। अगर कुछ भी नहीं शो करता है तो आपका माइंड सीधा डाटा केबल पे जाएगा, हो सकता है डाटा केबल खराब हो, या हो सकता है चार्जिंग पिन खराब हो, या हो सकता है चार्जिंग पिन से जो फ्लक्स लगा होता है ऊपर मेन बोर्ड को पत्ता, ये आपका जैसे ये आपका चार्जिंग जैक है पीसीबी में तो अभी जो आपके डिस्प्ले के नीचे एक हड्डी में लगा होता है मिडल में फ्लक्स पत्ता लगा होता है, सब बोर्ड लगा होता है, तो जब आपका कोई एम्पियर चार्जिंग का नहीं ले रहा है तो उसका मतलब आपका चार्जिंग पिन खराब होगा। तो आप चार्जिंग सेक्शन खोलिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे काम ना करने लगिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे ना पहुँच जाइए, तो आप पहले चार्जिंग उसमें जाइए सब बोर्ड में, वहाँ पे देखिए चार्जिंग पिन लगाने के बाद आपका जो चार्जिंग सीसी कनेक्टर चार्जिंग पिन लगी हुई है उसके प्लस माइनस पे आप वोल्टेज चेक करिए, जितना चार्जर का वोल्टेज होता है 5 वोल्ट 5.2 वोल्ट जो भी होता है पिन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका चार्जिंग पिन पे वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे फ्लक्स पत्ता लगा है, सब कुछ लगा है, आपने वहाँ चार्जर लगा दिया, फिर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करिए, ये यहाँ पे वीबस लाइन होती है जो, ठीक है, तो वीबस लाइन पे आप ये पत्ता लगा हुआ है, यहाँ पे एक ग्राउंड कर दीजिए मीटर की, वोल्टेज हमें चेक करना है, जीआर चेक करने के लिए अलग प्रोड होता है, हमें मीटर को 200 पे या 20 पे वोल्टेज पे सेट कर लीजिए, और उसके बाद हमें रेड वाला जो है प्रोड इस पे रखना है, ग्राउंड वाला आप यहाँ पे रख सकते हैं। चार्जिंग लगाकर अगर यहाँ पे आपका चार्जर जितना वोल्टेज मिल रहा है
तो यहाँ तक आपका फ्लैक्स पत्ता भी सही है, चार्जिंग जैक भी सही है, सब बोर्ड भी सही है, तभी तो यहाँ पे वोल्टेज आया है। अगर आपका वोल्टेज यहाँ पे नहीं आया तो नीचे से स्टार्ट करना है आपको, सीधा मेन बोर्ड पे नहीं चले जाना है। आपको चार्जिंग पिन चेक करना है, चार्जिंग पिन पे वोल्टेज चेक करना है, फ्लैक्स पत्ता चेक करना है। अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज आता है तो आपका फ्लैक्स पत्ता ओके है, सब बोर्ड ओके है। नहीं आता है तो आपका फ्लैक्स पत्ता और सब बोर्ड दोनों में से आपका कोई एक फॉल्ट कर रहा है। अच्छा, जब मतलब तक आप नीचे का सेक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे वोल्टेज से रिलेटेड, तब तक आप ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपका वोल्टेज बन गया, आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं चल रही, कंडीशन एकदम फ्रेश है आपकी। फिर आपने क्या करना है ये आपकी वीबस लाइन है, ठीक है। ये देखिए वीबस यूएसबी लाइन इन, ठीक। यहाँ से हमारा चार्जर का जो वोल्टेज है सीधा आया यहाँ पे ओवीपी आईसी में। ओवीपी आईसी का मतलब होता है, क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसमें आप कुछ भी ओवर आएगा तो ये खराब हो जाएगी। अभी आप खाते हैं 4 रोटियां, आपको मैंने खिला दिया 8 रोटी। अब मैंने 8 रोटी आपको खिला दी तो आपका पेट जो है वो 4 की स्पेस लेके चल रहा है, तो उसमें 8 हमने डाल दिया तो ओवर हो गया ना। वो ओवर हो गया तो नेचुरल है कि आप आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद आपको भागना ही पड़ेगा। जितना आपके पेट की स्पेस है उतना ही आप खाएंगे ना। तो इसमें हमें ज़रूरत है चार्जर का वोल्टेज 5 वोल्ट या 5.2 वोल्ट इनपुट की इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर 7 वोल्ट 8 वोल्ट चला जाएगा या 10 वोल्ट चला जाएगा, अगर हाई वो नहीं है, जैसे क्या कहते हैं फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है, नॉर्मल सेट है, तो 10 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ पे चार्जर का कुछ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी। इसमें भी ग्राउंड होता है, लेकिन जब औकात से ज़्यादा चला जाएगा ये, तो ये क्या होता है, इसमें आईसी का जो आइकन बना होता है इसके अंदर एक तांबे की पत्तियां होती हैं, हल्की सी तांबे की पत्ती होती है, और जिसकी वायरिंग की होती है, यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे पत्ती बनाई होती है। तो जब वो हीट नहीं बर्दाश्त कर पाती है तो पिघल जाती है वो। जब वो पिघल गई तो इसका ये जो कनेक्शन है ये कट हो जाता है ठीक। उसका कनेक्शन जब कट हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं जाएगा। अभी हमने बताया वीबस लाइन यहाँ तक आपकी आ रही, जब आपने चेक किया यहाँ पे वीबस आ रही है, यहाँ पे वीबस आ रही है, फिर भी आपकी चार्जिंग कुछ भी नहीं बता रहा है, चार्जिंग का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। तो वहां से सीधा आप आइए, सेट में आप बैटरी चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, यूएसबी लगा दीजिए, वोल्टेज आएगा। यूएसबी आपने लगा दिया, मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोड को आपने ग्राउंड पे रख दिया है, रेड वाली से आगे आगे बढ़ते जाना है। फर्स्ट हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया था, ठीक, यहाँ पे आ रहा था, तो ये लाइन हमारी स्कीमेटिक के हिसाब से आप चेक करिए, हमारी लाइन यहाँ पे आ रही है। हमने इस कंडेंसर पे चेक किया, यहाँ पे भी हमारा उतना ही वोल्टेज आ रहा है, और उसके बाद इसके अंदर तो आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि आईसी लगी है। तो इसके अंदर हमें नहीं चेक करना है, तो इसके आगे तो हम चेक कर सकते हैं ना। अगर आगे आ रही है तो मतलब वो सही है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा इनपुट है, ये अभी हमारा इनपुट है, आईसी के अंदर जाएगा तो ये इनपुट लाइन है, और यहाँ पे हमने चेक किया वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर लगा है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये आपका ओवीपी आईसी जो है वो खराब हो चुका है। तो इसको हम निकाल देंगे, ठीक। इसको निकालने के बाद चाहे तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे, और चाहे तो ये आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक। और चाहे तो दूसरा भी लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा लगा दीजिए। अब आपके पास दूसरा लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि कभी आपके सेट में फिर ऐसा फॉल्ट आता है तो आपका यही खराब होगा। उस तरह आप इसको यहाँ से आप बाईपास कर देंगे, जंपर कर देंगे, तो कभी आपके उसमें वोल्टेज कुछ ज़्यादा आता है तो ये आपका बीक्यू उड़ा देगा, ठीक है ना। तो अगर आपका पास स्क्रैप बोर्ड कोई पड़ा है या मार्केट से नया मिल रहा है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप इसको, अगर आपके पास आईसी नहीं है तो इसको यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से अगर आईसी सही है तो फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे? यहाँ अगर आईसी तक सही है, जहाँ तक वोल्टेज हमारा आ रहा है, हाँ, उसके बाद ये लाइन आपकी जा रही है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपकी ये कंडेंसर लगे हैं और ये कंडेंसर लगा है, तो अगर यहाँ पे ये कंडेंसर आपका शॉर्ट होता, ग्राउंड से लगा होता है, अगर ये शॉर्ट होता आपका तो यहाँ पे आपका वोल्टेज नहीं आता, फिर आप चार्जर लगाते तो आपका चार्जर का लाइट बंद हो जाता। अच्छा अगर ये लाइन आपकी शॉर्ट रहेगी वीबस लाइन, तो आपके चार्जर की लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि आगे वोल्टेज नहीं जाएगा, ग्राउंड हो रहा है वो, तो कहाँ से जाएगा, तो लाइट बंद हो जाएगी। तो उसके लिए फिर कंडेंसर आपको चेक करना पड़ता है कौन सा कंडेंसर इसकी लाइन में है। अब इसकी लाइन में तो एक ये कंडेंसर लगा है और एक ही कंडेंसर लगा, ठीक। तो इसकी लाइन में जब लाइट चार्जर लगाने पे आपकी बंद हो रही है तो एक ही कंडेंसर लगा है,
तो सबसे पहले क्या करिए, आप कंडेंसर ना निकालिए। अगर आपकी लाइट बंद हो रही है तो सबसे पहले आप ओबीपी आईसी निकाल दीजिए। ठीक, ओबीपी आईसी आपने उठा के लग रख दिया, उसके बाद चेक करिए शॉर्टिंग, क्योंकि ये लगी रहेगी तो आपका ये भी अगर शॉर्ट रहेगा तब भी तो ये शॉर्ट बताएगा। आपका बीक्यू लगा रहेगा तब भी तो यहाँ तक शॉर्ट बताएगा, क्योंकि बीक्यू आपका शॉर्ट हुआ और ये लाइन सीधा आपकी बीक्यू वीबस लाइन से जा रही है। ठीक, तो ये आपका शॉर्ट होता है तब भी आपकी पूरी लाइन शॉर्ट होगी और आप फालतू में ये तोड़ देंगे, 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 तोड़ते जाएंगे ना, मेहनत आपको डबल हो गई, बाद में सब लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप ये इसका ओबीपी आईसी निकालिए और इसको चेक करिए इनपुट में आपका शॉर्टिंग है या आउटपुट में है। अगर आपका ये निकालने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग है तो ये कैपेसिटर आपको निकालना पड़ेगा। शॉर्टिंग आपकी हट गई, आपने यहाँ दूसरा फिक्स कर दिया। और अगर आपका ये निकालने के बाद यहाँ पे बीप नहीं आ रहा, इसको निकाल दिए, यहाँ पे नहीं शॉर्टिंग, यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है तो आप क्या करिए, कितने कंडेंसर लगे हैं आप चेक करेंगे तो उसकी लाइन में सारे शॉर्ट बताएगा। आप बीके उठा लीजिए। जब आप आईसी का काम कर रहे हैं, आपको आईसी लगाने में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं लग रहा है, तो आप ये छोटे छोटे कंडेंसर को बारी बारी निकालेंगे, चेक करेंगे। आईसी उठा के रख दीजिए, आईसी का डॉट देखिए किधर को है, उसके बाद आईसी उठा के आप साइड में रख दीजिए और चेक करिए इस लाइन से रिलेटेड जितने पार्ट लगे हैं शॉर्ट है। नहीं है शॉर्ट तो आपका बीक्यू खराब है। ये बीक्यू आईसी आप चार्जिंग आईसी इसको चेंज कर दीजिए। और अगर इसको निकाल दिए हैं आप, उसके बाद ये आप चेक करिए शॉर्ट है कि नहीं, तो आप रोजिन लगाइए। रोजिन लगाने के बाद यहाँ पे आप वोल्टेज दीजिए। ठीक, अच्छा, वोल्टेज इसलिए दे सकते हैं यहाँ पे आप 4.2 वोल्टेज यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि आपने ये निकाल दिया है, लगा भी रहेगा तब भी दे सकते हैं, क्योंकि 4.2 वोल्ट इसकी लाइन ही है ये। तो ये बीक्यू निकालने के बाद आपने देखा अगर यहाँ पे तब भी बीप आ रही है, ग्राउंड से शॉर्ट कर रहा है, तो इस पे आप रोजिन लगाइए। रोजिन कहाँ कहाँ लगाना है, इसका आपने देखा था कि यहाँ ये निकालने के बाद आपका यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं था और यहाँ पे शॉर्टिंग था ना। तो ये बीक्यू का इनपुट है। बीक्यू के इनपुट पे जो आपको दिख रहा है कंडेंसर, 1 2 3 4 कंडेंसर लगे हैं। तो चारों में से कौन सा शॉर्ट है, या तो आप बारी बारी चारों को निकाल के रखिए फिर लाइन चेक करिए, नहीं तो आप रोशिन लगाइए और एक हिस्सा 4.2 वोल्ट 5 एम्पियर आप सेट करिए, 5 एम्पियर डीसी सप्लाई का। उसके बाद एक ग्राउंड पे रखिए और इसके एक प्लस पे रख दीजिए यहाँ पे, बस तुरंत आपको मेल्ट हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर इसमें शॉर्ट है। आप उसको निकालिए, तोड़ना नहीं है, उसको निकालिए, उसको चेंज करिए, क्योंकि आज वो शॉर्ट जिस वजह से आज वो शॉर्ट हुआ है कंडेंसर, नेक्स्ट टाइम कभी शॉर्ट हो सकता है ना। अगर नेक्स्ट टाइम क्यों शॉर्ट हुआ है भाई, उसके ऊपर कोई लोड पड़ा तो वो शॉर्ट हुआ। अब वो या तो कम वोल्टेज का रहा होगा तब उसके ऊपर लोड पड़ गया, शॉर्ट हो गया, या बीक्यू ने ज़्यादा बीबस की लाइन को खींच लिया है तब वो शॉर्ट हो गया। तो इसलिए वो कंडेंसर लगाइए कि फ्यूचर में फिर कभी शॉर्ट हो तो कंडेंसर ही शॉर्ट हो, आपका बीक्यू आईसी ना उड़ जाए। तो उसके बाद मान लीजिए आपकी ये शॉर्टिंग नहीं है, चार्जिंग प्रॉब्लम थी आपकी, शॉर्टिंग नहीं थी, उसके बाद यहाँ पे आपका वोल्टेज आ रहा है, आपको बताया था मैंने यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको आप बाईपास कर दिए, और बाईपास कर दिए या ओबीपी लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे आपके बीक्यू के पास तो यहाँ पे आपका वोल्टेज चेक किए, यहाँ तक आ रहा है। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद आपका बीपीएच वोल्टेज नहीं बना रहा। जब आपका चार्जिंग लगा के आपको चेक करना है बीपीएच, बैटरी लगा के नहीं, क्योंकि चार्जिंग फॉल्ट से मेरे पास आया, सेट चालू है, पूरा सेट चालू है हमारा, और उसके बाद सिर्फ बैटरी नहीं लगाना है, यूएसबी चार्जर लगाना है, यूएसबी चार्जर से ही इसके सारे वोल्टेज चेक करने हैं। चार्जर लगाने के बाद इनपुट तक यहाँ तक आपका वोल्टेज आ रहा है, और आउटपुट में इस लाइन पे चेक करिए वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, बीपीएच वाला, बीपीएच आउट। यहाँ पे आउटपुट नहीं हो रहा है तो क्या खराब हो सकता है, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट हो रहा है और आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इतनी बड़ी आईसी लगी है बीक्यू आईसी, यही आपकी खराब है ना। इसके अंदर सर्किट बनाया, जैसे यहाँ ओबीपी में सर्किट बना हुआ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके अंदर एक पतली सी तार वो लगी होती है, पत्ती लगी होती है, उसके जरिए यहाँ से आउटपुट हो जाता है इसका। तो उसी तरह इसके अंदर भी एक सेक्शन बना होता है, बारीक बारीक सी लाइनें बनी होती है,
कि वहां से यहाँ से इनपुट हुआ तो वो चार्जिंग का आउटपुट यहाँ पे आपको निकालेगा। तो यहाँ पे वीपीएच आउटपुट निकाला उसने। जब वीपीएच आउटपुट निकाल दिया तो आपका चार्जिंग सेक्शन ओके है, और नहीं निकला तो आपका बीक्यू खराब है। आपने यहाँ से इसका बीक्यू चेंज किया। बीक्यू चेंज करने के बाद यहाँ पे आपका वोल्टेज बन गया, तो आपका चार्जिंग, आप बैटरी लगाइए, बैटरी लगाकर फिर से आपका यूएसबी लगाइए उसमें, और देखिए चार्जिंग आपकी चल जाएगी। ठीक। अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है, इनपुट भी बन रहा है, आउटपुट भी हो रहा है इसका, और आपका चार्जिंग फिर भी नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये सेट चालू हो रहा है आपका। ठीक, चालू हो रहा है, चार्जिंग नहीं चल रहा है। बैटरी लगाने से चालू हो रहा है। हाँ, चालू हो रहा है, चार्जिंग नहीं चल रहा है। तो ये वीबैट लाइन जो आपको दिख रही है, ये आपकी ओके है। ये ओके है, तभी तो आपका सेट चालू हो रहा है ना। तो ये बीक्यू से ओके है लाइन यहाँ तक, इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपको चेक करना है, चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, सेट आपका यहाँ तक वोल्टेज बना रहा है बिना बैटरी के, यूएसबी वीपीएच निकाल रहा है। तो उसके बाद आपके यहाँ पे दे दिया इसने आईडी थर्मल लाइन। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब आप आईडी थर्मल लाइन की प्रॉब्लम रहेगी तो आप एक बार चार्जर लगाएंगे, 1 बार एम्पियर लेगा, छोड़ देगा। डिस्प्ले की लाइट जलनी होगी तो जल जाएगी, नहीं तो कोई उसमें ट्यून होती है जो कनेक्टिंग ट्यून होती है, यूएसबी लगाओ तो बोलती है, वो बोलेगा, तुरंत हट जाएगा। चार्जिंग का आइकन ऊपर बैटरी पे कट का निशान आएगा, तुरंत हट जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग नहीं चलेगी, आपको ये लगेगा कि चार्जिंग कुछ शो ही नहीं कर रहा है। उसमें आईडी थर्मल की जो लाइन होती है उसकी प्रॉब्लम होती है, तब भी आपकी चार्जिंग नहीं चलेगी, या आपके ऊपर ओवर वोल्टेज, ओवर हीट, या ऐसा कुछ एरर आता है, टेम्परेचर लो हाई का एरर आता है, उसमें भी आपकी आईडी थर्मल लाइन की जो जाती है इसकी प्रॉब्लम रहेगी, तब भी आपका चार्जिंग नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप यूएसबी उसके मोबाइल से यूएसबी निकालिए, बैटरी निकालिए, और इसकी आप रीडिंग चेक करिए। इसकी जीआर वैल्यू आप चेक करेंगे, अगर किसी की जीआर वैल्यू मिसिंग है, नहीं आ रही, तो उसको आप रिपेयर करिए। और कहाँ लाइन जा रही है इसकी आप लाइन ट्रेसिंग करिए। ये यहाँ से देखिए आपकी लाइन यहाँ पे आई, और ये आपका डायोड है, ये शॉर्ट हो जाएगा, तब भी आपका चार्जिंग नहीं चलेगा, और सेट ऑन होगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, या एमआई लोगो पे आके बंद हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम करने लगेगा। आईडी थर्मल लाइन की प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ से आपकी लाइन गई, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी है, मतलब वो सारा ओके, फिर यहाँ पर चेक करेंगे ना। हाँ, अगर वीबस लाइन आपका ओके है पूरा, फिर आप सीधा आईडी थर्मल लाइन पे आ जाइए। तो आईडी थर्मल लाइन पे आप आ गए हैं, तो उसकी लाइन में आप रीडिंग चेक करिए, जीआर चेक करिए, जितने पार्ट लगे हैं उनको चेक करिए, शॉर्ट तो नहीं है, लाइन शॉर्ट तो नहीं ये वाली। और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है। ठीक, अगर ये रेजिस्टेंस लगी है, किसी दुकान वाले ने इसको तोड़ दिया है, या पानी वानी में गया सेट, तो ये खराब हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लगाइए। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ पे आपको ये लाइन दिखा दिया गया, आप ये सोचोगे कि यार ये लाइन इसके ऊपर से होके यहाँ और आगे जा रही है, इधर से तो कहीं जा ही नहीं रही है, इधर से क्या पता और कहीं सेक्शन को सीपीयू को घुसेड़ दिया हो, तो इसको आप दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाइए। ठीक, अगर इसको आप दूसरे बोर्ड से, क्योंकि इसमें मैटर ये होता है आईडी थर्मल में या डीएमडीपी में, कि एक लाइन आपको दिखाएगा कि जा रही है आपकी पावर आईसी में, तो इसी की ये दूसरी लाइन आपकी सीपीयू को निकाल देता है, ये सीपीयू को चली जाती है। और डीएमडीपी में ऐसा होता है कि एक डीएमडीपी, एक सीपीयू को लाइन चली जाती है और एक पीएमआई को चली जाती है, तो ऐसे होता है। तो उसमें आप सोचो कि ये रीडिंग तो आ ही रही है, डीएमडीपी तो ओके है, तो ऐसा नहीं है, उसको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से लाइन गई, ये पार्ट आपका मिसिंग है, तो इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका डायोड अगर मिसिंग है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप न लगाइए, चलेगा। लेकिन आपकी रेजिस्टेंस कोई मिसिंग है, या कैपेसिटर कोई मिसिंग है, एक लाइन में अगर 4 कैपेसिटर लगे हैं, उसमें से एक आपका 2 टूट गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लगाइए, चलेगा। लेकिन अगर चारों तोड़ दिए हैं, तो उसकी वो कम हो जाएगी ना, क्षमता उसकी कम हो जाएगी वोल्टेज लाइन की, तो आप वहाँ पे उसको लगाना पड़ेगा। तो ये लाइन आपकी देखिए, बैट कनेक्टिंग आईडी, बैटरी कनेक्टर आईडी जो होती है, ये सीधा आपकी गई पावर आईसी में। अगर ये पावर आईसी आपकी खराब है, और बैटरी जो आईडी लाइन है ये आपकी, आईडी लाइन से आपको डिस्प्ले पे दिखाता है आपका 40% हो गया, 50% हो गया, ऐसा शो करेगा। आईडी लाइन आपकी मिसिंग है, या पावर आईसी आपकी खराब है, सेट पूरा चालू है,
आप कस्टमर को बता रहे हैं भाई पावर आईसी आपकी खराब है, चार्जिंग इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, कस्टमर आपसे तुरंत लड़ जाएगा। मेरा सेट पूरा चालू है, नेटवर्क चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फोन आ रहा है जा रहा है, मैं वीडियो चला रहा था, मैं कैमरा चला रहा था, बस चार्जिंग ही तो नहीं चल रही है। आप बता रहे हो पावर आईसी खराब है, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कि इसके अंदर पावर आईसी से कनेक्शन आता है, वो आपको पता है। तो आप कस्टमर को डील करने के लिए बताइए भाई इसकी चार्जिंग आईसी खराब है, आपकी चार्जिंग आईसी खराब बताएंगे उसको तो उसको यकीन होगा। पावर आईसी बताएंगे तो अगला कहेगा रहने दीजिए, वापस कर दीजिए। और उसी को आप बता देंगे कि चार्जिंग आईसी खराब है आपकी, अगर आपकी पावर आईसी खरीद रुपए 300 400 500 600 जो भी है उतना ही रेट आप उससे लीजिए चार्जिंग आईसी बनाने का, कि आपके मोबाइल में इतना पैसा लगेगा और आपकी चार्जिंग आईसी खराब है, हो जाएगा। और आपको पता चल गया है कि आपकी थर्मल लाइन या आईडी लाइन की दिक्कत है और वो लाइन आपकी पावर से आ रही है, तो आप उससे पैसा लीजिए और पावर चेंज करिए। उसको चार्जिंग से मतलब है ना, चार्जिंग से मतलब है उसका पावर आईसी आपने चेंज किया, सेट उसका चालू हुआ, जब सेट चालू हुआ आया अगला ले गया, उसने तो यही सोचा कि हाँ इसकी चार्जिंग आईसी खराब थी, मैंने चार्जिंग आईसी इसकी लगवाया, तो ये इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम था। ठीक उसके बाद प्रॉब्लम इसी में आता है चार्जिंग का, जैसे मान लीजिए आप चार्जिंग बना दिए या नया कस्टमर कोई आया, भाई इसकी चार्जिंग चलती है लेकिन भरती नहीं है। ठीक, अब भरती नहीं है तो भरती नहीं है कि मैटर ये भी होता है, यह बहुत स्लो चार्ज होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कस्टमर की बैटरी चेक करिए, अगर उसकी बैटरी ठीक ठाक है या बैटरी खराब रहेगी तब भी वो आईडी थर्मल लाइन ये जो है बैटरी के अंदर जाती है। बैटरी के सर्किट में अगर जो बैटरी के अंदर एक पीसीबी सर्किट लगा होता है उसमें फॉल्ट रहेगा, मॉसफेट वगैरह कोई खराब रहेगा, तब भी ये यहाँ से आईडी थर्मल लाइन अंदर से वो रिटर्न उसके फ्रिक्वेंसी रिटर्न अंदर नहीं सिग्नल देगा, तब भी तो ये बैटरी नहीं शो करेगा ना, भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तब भी प्रॉब्लम करेगा। तो फर्स्ट इसकी आप बैटरी चेंज करिए, उसके बाद आप मोबाइल को ऑन करिए, ऑन कंडीशन में यूएसबी चार्जर लगाइए। यूएसबी चार्जर जब आप लगाएंगे तो आप लैपटॉप में कनेक्ट होता है कि नहीं ये देखिए, अगर लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है सेट आपका, और चार्जिंग फिर डीसी चार्जर पे लगाइए आप, अगर डीसी चार्जर पे आपका 0.10 ले रहा है या 0.60 ले रहा है, अगर 0.10 आपका ले रहा है तो आपका चार्जिंग भरेगा ही नहीं, सिर्फ आइकन दिखाएगा, ऊपर बैटरी का आइकन दिखाएगा, भरेगा नहीं। 0.10 ले रहा है तो ठीक, और 0.60 ले रहा है 60 ले रहा है तो आपका चार्जिंग 2 घंटे में 3 4 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे भरेगा। तो उसके लिए आपको डाटा केबल लीजिए, डाटा ट्रांसफर वाली डाटा केबल आपको लेना है, ना कि प्लस माइनस वाली केबल। डाटा ट्रांसफर वाली डाटा केबल जब आप यूएसबी लगाएंगे तो आप चेक करिए आपके पीसी में कनेक्ट होता है कि नहीं, पीसी मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, उसमें आप लगाए, उसमें अगर कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना रहा है, तो मतलब आपका डीएमडीपी लाइन ओके है। डीएमडीपी लाइन आपकी ओके है, चार्जिंग भर नहीं रही है, तो फर्स्ट उसकी आप चार्जिंग पिन चेंज करिए। चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद आप उसको चेक करिए, कंडीशन देख लीजिए चार्जिंग पिन की क्या है, चार्जिंग पिन आप चेंज कर दिए। उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम करता है, पीसी में कनेक्ट भी हो रहा है, और ऐसा प्रॉब्लम मैंने कई बार फेस किया है कि चार्जिंग आईसी अगर हमारा डीएमडीपी कनेक्ट होता है और भरता नहीं है तो चार्जिंग आईसी चार्जिंग पिन चेंज करने से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती हैं अंदर चार्जिंग पिन में वो घिस जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो सिग्नल तो दे देती हैं लेकिन वो जो अंदर से कमांड मिलता है प्लस माइनस का, वो एम्पियर नहीं खींच पाता सेट। जब सेट एम्पियर नहीं खींच पाएगा तो स्लो चार्जिंग हो जाएगी। अगर मान लो उसको सही करने के बाद भी ना हो तो बता रहे हैं आगे ना। तो उसके बाद चार्जिंग पिन आपने चेंज कर दिया, अगर आपका चार्जिंग ओके हो गया तब ठीक है, नहीं ओके हुआ फिर आप चार्जिंग पिन लगा दिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जाइए, यूएसबी डीएमडीपी लाइन भी आपकी ओके है, तो उसके बाद आप आ जाइए बीक्यूआईसी पर। हाँ, बीक्यूआईसी के बाद एक होता है इसमें बूट कैप जो होता है वो जुड़ा होता है वीपीएच कॉइल के साथ। हाँ, ये आपकी वीपीएच कॉइल है और ये यहाँ से बूट कैप लगा हुआ है। इसका एक सिरा जो है वो बीक्यूआईसी में जाएगा और दूसरा सिरा जो है इसका वीपीएच कॉइल पे जाएगा। अगर ये कॉइल ये कंडेंसर आपका शॉर्ट रहेगा बूट कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट है तो मोबाइल आपका चालू नहीं होगा। और लीकेज है अगर ये
अगर ये लीकेज है तो आपका सेट ऑन होगा, और जैसे कुछ देर चलता है रखे रखे अपने आप ऑफ हो जाएगा, या आप ऑडियो चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, कैमरा ओपन करते हैं, सेट आपका ऑफ हो जाएगा। लोड पड़ने पे ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये लीकेज है और ये वीपीएच वोल्टेज को खींच लेता है अपनी तरफ। ये 3.7 वोल्ट को खींच रहा है, यहाँ पे आगे आने नहीं दे रहा है, तो आपका सेट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो ये बूट कैप आप चेंज करिए, और बूट कैप लगाना है किसी भी सेम सेट से इसी सेक्शन का लगाना है। या तो इसको आप उसके स्कीमेटिक में चेक करिए कितने उसका है, तो मल्टीमीटर से आप उसको चेक करके लगाइए, नहीं तो साइज के हिसाब से भी मैंने साइज के हिसाब से लगाया, चल गया था। तो साइज के हिसाब से आप यहाँ पे बूट कैप जो है उसको लगाइए, ठीक। बूट कैप लगाने के बाद आप देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर लीजिए, एक तरफ इसका ये जो 3.7 है उतना वोल्टेज दिखाएगा ग्राउंड से, और दूसरी तरफ यहाँ पे 8 वोल्ट दिखाएगा, 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे दिखाएगा। अगर इतना वोल्ट दिखा रहा है तो ये आपका कैप ठीक है। अगर इतना वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, 3.7 इधर है और 3.78 इधर भी दिखा रहा है, तो बूट कैप आपका लीकेज है, खराब है। तो आप बूट कैप यहाँ से चेंज कर दीजिए। इसको आप चेंज करते हैं, फिर आप वोल्टेज चेक करिए इसी कैप पे। आपका 8 वोल्ट 7 वोल्ट अगर बन रहा है तो आपका चार्जिंग भरेगा, ठीक। अगर यहाँ पे वोल्टेज ओके है और फिर भी आपका चार्जिंग नहीं भर रहा है, फिर भी चार्जिंग नहीं भर रहा है, तो ये आपकी एक सेंस रेजिस्टेंस लगी होती है, इसका भी मैटर होता है। सेंस रेजिस्टेंस आप चेंज करिए, तब भरेगा। फिर भी आपका पूरा सेक्शन ओके है, आपने थर्मल आईडी लाइन चेक कर लिया और बूट कैपेसिटर चेक कर लिया, उसके बाद ओवीपी आईसी बाईपास कर लिया, सब कुछ आपने चेक कर लिया, डीएम डीपी लाइन आपने चेक कर लिया, सब ओके है, फिर भी आपकी चार्जिंग नहीं भर रहा है, तो उसके बाद इसमें एक लगा होता है फ्यूल गेज आईसी। इस आईसी का काम क्या है? फ्यूल गेज आईसी का काम ये होता है, आपके मोबाइल में जो 10%, 20%, 40% बैटरी दिखा रहा है, वो इस आईसी की वजह से दिखा रहा है। आपके बाइक है, आपके पास कार है, उसमें आप देखिए फ्यूल टैंक लगा होता है, उसमें कितना पेट्रोल आपका बचा है, कितना खत्म हुआ है, ये बताता है ना। तो वही काम ये आईसी करती है। तो यहाँ पे ये जो बीक्यू लगा है यहाँ पे, ये चार्जिंग आईसी के नाम से है इसमें, और ये फ्यूल गेज आईसी जो है इसमें छोटा बीक्यू लिखा होता है, फ्यूल गेज आईसी होती है। तो ये आईसी अगर आपकी खराब रहेगी तो उल्टा सीधा चार्जिंग बताएगा, 110%, 120%, मैंने फेस किया 200% तक चार्जिंग बताता है ये। 200% बताएगा, लेकिन आपका बैटरी स्टोर नहीं करेगा, बस भरता रहेगा, खाली होता रहेगा। ये आईसी आप चेंज करिए, ठीक। ये आईसी आपने चेंज कर दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अगर इस सब कुछ आपका ओके, ये आईसी भी आपने चेंज कर दिया है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसके आसपास में रेजिस्टेंस लगी होती है, कोई रेजिस्टेंस टूटी तो नहीं है। चिमटी से आप हल्का सा हिला हिला कर देखिए, कोई लूजिंग तो नहीं है। अगर आपको लूजिंग लग रही है, हल्का सा उसमें फ्लेक्स डालिए और थोड़ा सा पीपीडी, और इसको 300 टेम्परेचर पे आप हल्का सा हिला दीजिए, फिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपने सारा ट्रेस कर लिया है, उसके आईसी के साथ साथ आसपास के पार्ट को डायग्नोस करना जरूरी है। डायग्नोस करने से आपको ये कंफर्म होता रहेगा साथ साथ में कि यहाँ से मैंने फॉल्ट इसका पकड़ा। तो उसके बाद, क्योंकि ये आईसी जब लगी है, इसके पास आसपास कोई पार्ट लगा है, तो उसके साथ लगा है, तो उसका काम तो होगा ही, चार्जिंग से रिलेटेड है। तो उसके बाद आपने फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ कर लिया है, फिर भी आपका सेम प्रॉब्लम है, चार्जिंग या तो बढ़ नहीं रही है, सिर्फ कनेक्टिंग दिखा रही है, या तो स्लो चल रही है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर दीजिए। मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को मिला के ही बनता है। आपकी चार्जिंग चलती है तो वो एक हार्डवेयर सेक्शन, चार्जिंग आपने लगा दिया, चार्जिंग आईसी कंडेंसर, ये हार्डवेयर में गिना जाता है। लेकिन वो जो चार्जिंग कब हमें चार्जिंग हम लगाए, तो वो जो ऊपर शो कर रहा है चार्जिंग और बढ़ रहा है, जो आइकन दिखा रहा है, वो तो काम सॉफ्टवेयर का है ना। तो इसलिए हमने इसमें चार्जर जब लगाया तो फटाक से उसमें हार्डवेयर सेक्शन से पूरा वोल्टेज सिग्नल सब गया, एमएमसी ने अपना कमांड, उसको पता चल गया, उसने अपना एक कोडिंग होता है सॉफ्टवेयर का, उसने तुरंत अपना कोड, जो चार्जिंग का कोड बना है, कंपनी वालों ने बनाया है, उस कोड को तुरंत उसने जनरेट कर दिया सॉफ्टवेयर ने। तो वो आईसी जब सॉफ्टवेयर अपना जनरेट करेगी कोड, तो आपका चार्जिंग आईसी वर्क करेगा। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आपका चार्जिंग फेक चार्जिंग दिखाएगा, और उसके बाद चार्जिंग लोगो आएगा जाएगा, ऐसा भी होता है।
एक बार मैंने सैमसंग का एक सेट था G532G, सब कुछ मैंने कर दिया था, चार्जिंग नहीं भर रहा था। मैंने उसका सॉफ्टवेयर किया तब चार्जिंग उसमें भरना शुरू हुआ। अच्छा, सॉफ्टवेयर करने के बाद ये दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? सॉल्व हो जाएगी। अब सॉफ्टवेयर के बाद जो उसमें प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई ना, क्योंकि कोई फाइल उसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम से, जो उसकी चार्जिंग की फाइल थी उसको, जो उसका सीक्रेट कोड है चार्जिंग का, वो उसका करप्ट हो गया, वो तो फिर से उस पर राइट हो गया ना एमएमसी में, फ्लैश फाइल फिर से उसकी राइट हो गई। अभी आपने पूछा कि वो फिर से प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, अभी वो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मान लिए चढ़ा दिए, प्रॉब्लम आएगी लेकिन सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सॉफ्टवेयर की तो जब मर्जी कोई गारंटी नहीं होती है कब क्या उसमें उड़ जाए। अभी आईसी आपने ये वाला लगा दिया, ये खराब हुआ था तभी तो आपने लगाया ना, और उसके बाद ओबीपी आईसी आपने खराब हुआ था तभी तो बाईपास किया ना। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी फॉल्ट होता है, जब कोई चीज बनी है तो वो खराब जरूर होगी। तो इतना था आपका चार्जिंग से रिलेटेड, ठीक है। मतलब अगर सारा कुछ इसमें, सारी आईसी वगैरह सब सही है तो सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कंडीशन एकदम बोर्ड की फ्रेश है, आपके पास आता सेट कहीं छेड़ा नहीं है, एकदम फ्रेश है और पीसी में कनेक्ट हो रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, सब कुछ आपने पहले आप बोर्ड खोल के देख लीजिए, 5 मिनट का लगेगा। हाँ, 5 मिनट टाइम दीजिए, आप पूरा चेक कर लीजिए, सारा सेक्शन चेक कर लीजिए, कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, सब कुछ चेक कर लीजिए। आपका लैपटॉप में सेट अगर कनेक्ट हो रहा है, कस्टमर का डाटा जरूरी है तो आप अपने पीसी में कॉपी कर लीजिए, नहीं जरूरी है तो आप सीधा फर्स्ट सॉफ्टवेयर चढ़ा दीजिए। आपका वोल्टेज वगैरह सब बन रहा है, पार्ट ही ना निकालिए, पहले वोल्टेज की ट्रेसिंग कर लीजिए। आप वोल्टेज सब चेक कर लिए, सारा वोल्टेज बन रहा है, स्कीमेटिक के हिसाब से वोल्टेज बन रहा है, रीडिंग आ रही है, डीएम डीपी ओके है, तो आप फर्स्ट इसको सॉफ्टवेयर कर दीजिए। सॉफ्टवेयर से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर सेक्शन इसका चेक करना है। हार्डवेयर सेक्शन चेक करने के बाद स्टार्टिंग आपको सबसे लास्ट से करनी होती है, ना कि मेन बोर्ड से। लास्ट से वो हमारा मतलब होता है कि चार्जिंग पिन जहाँ से लगी है वहां से हमने स्टार्ट करना है, और जहाँ से इसका लास्ट जाता है पावर आईसी, पावर आईसी तक हम इसको चेक करेंगे। और अगर आपका चार्जिंग प्रॉब्लम में सेट यूएसबी डीएम डीपी जो हमने बताया, यूएसबी अगर सेट कनेक्ट हो रहा है तब तो आपका चार्जिंग भरेगा। मान लीजिए आपका यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा है, जब यूएसबी कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ा सकते, प्लस माइनस से ओनली चार्जिंग का कनेक्शन जा रहा है ना। और डीएम डीपी लाइन से आप सॉफ्टवेयर भी चढ़ाओगे और चार्जिंग से रिलेटेड ये डीएम डीपी जो है, आपके सेट जो आए हैं इनमें से कनेक्शन सीपीयू को जाता है, ये कमांड देते हैं, सीपीयू को पता चलता है कि हाँ यूएसबी इसमें डाटा ट्रांसफर केबल लगी है, और ये कमांड देता है, चार्जिंग सेक्शन ऑन करता है, ठीक, फास्ट चार्जिंग का काम सीपीयू से ये कन्वर्ट होकर निकलता है। और डीएम डीपी अगर आपकी खराब है, जैसे कि ये डीएम डीपी की लाइन पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर इसमें से आप मान लीजिए ये इसकी लाइन, येलो लाइन आपकी डीपी हो या डीएम हो जो भी है, अभी ये आपकी येलो लाइन डीपी है, ठीक, ये यहाँ पे डीपी लिखा है, तो डीपी लाइन आपकी मान लीजिए मिसिंग है, तो आप यूएसबी लगाएंगे तो क्या लिख के आएगा, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड आता ना लिख के, तो यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड जो लिख के आएगा तो उसके लिए आप दोनों मैसेज चेक करिए, चार्जिंग हटा दीजिए, बैटरी हटा दीजिए, कोई जीआर अगर आपने चेक करना है तो उसमें कोई वोल्टेज का कनेक्शन नहीं जुड़ा होना चाहिए, ना बैटरी का ना यूएसबी का। जीआर चेक करना है तो अगर लगा रहेगा तो उसमें बीप शो करेगा, जिससे आपका मल्टीमीटर भी खराब हो सकता है। तो जीआर चेक करना है तो कोई इसमें वोल्टेज का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने बोर्ड निकाला और यहाँ पे यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड का एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रीडिंग चेक कर लेनी है, और चार्जिंग पिन के पास सबसे पहले चार्जिंग पिन के पास चेक कर लीजिए, 5 पिन होती है उसमें, प्लस, और उसके बाद में डीएमडीपी, ओटीजी, उसके बाद ग्राउंड। तो प्लस वाले के जो बाद वाली 2 और 3 नंबर की पिन है उसकी जीआर चेक कर लीजिए, सेम जीआर वैल्यू आएगी दोनों की। अगर सेम जीआर वैल्यू आ रही है दोनों की तब आपका डीएमडीपी ओके, आपकी चार्जिंग पिन खराब है। और अगर सेम जीआर आपकी नहीं आ रही है, अप डाउन आ रही है, 10 20 30 40 का डिफरेंट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और इसमें 537 38 आ रही है, उसमें 900 कुछ आ रहा है, या उसमें आ ही नहीं रहा है, तो फिर एक लाइन का प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो उसमें से आपको ये चेक करना है कि कोई लाइन, वहां से आपने मेन बोर्ड को निकाल लेना है, यहाँ पे आपने फ्लक्स पत्ता निकाल कर यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे चेक करिए ग्राउंड से,
इसकी रीडिंग अगर सेम नहीं है, इसकी रीडिंग आ रही है, इसकी रीडिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, तो इसके बीच में क्या लगा है, R1106 300 ये रेजिस्टेंस लगी है। तो ये रेजिस्टेंस लगी है, ये ओपन हो चुकी है, इसके वजह से यहाँ पे इसकी GR वैल्यू नहीं आ रही है। जब यहाँ GR वैल्यू नहीं आएगी और इस पे आ रही है, तो आपको यही डाउट होगा ना कि यहाँ पे अगर आ रहा है रीडिंग इसका, तो यहाँ पे पहले ये लगा है, तो फर्स्ट आप इसके आप ऊपर चेक कर लीजिए। यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो आपके माइंड में खुद आ जाएगा कि यहाँ से आउटपुट होके इस इनपुट से आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब बीच में पार्ट लगा तो खराब है। तो ये आप यहाँ पे जंपर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, जंपर कर दीजिए। और चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जंपर लगा देंगे, यहाँ पे आपकी रीडिंग आ गई, उसके बाद आप पीसी में लगाइए, यूएसबी का एरर जो आ रहा था आपको नहीं आएगा, ठीक। और उसके बाद अगर ये लाइन ओपन, यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है, ग्राउंड से बीप आ रही है, दोनों में से किसी एक पे बीप आ रही है, तब भी आपका यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड ही आएगा। तो उसमें ये आपके डायोड लगे हुए हैं ग्राउंड से। तो ये डायोड जो लगे हुए हैं किस लिए लगे हुए हैं, कई बार क्या होता है लोग डाटा केबल, चार्जर खराब हो जाता है उसमें या डाटा केबल काट के अपना माइंड यूज करते हैं उसमें, समझ नहीं पाते हैं कि ये प्लस लाइन है कि माइनस लाइन है, वो दूसरी DMDP को कनेक्शन कर देते हैं। उसको कनेक्शन करने के बाद इसमें उल्टा वोल्टेज DMDP को जाएगा तो CPU शॉर्ट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ये जब डायोड शॉर्ट हो गया है तो ग्राउंड से जुड़ गया ये, तो ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा, तो कोई वोल्टेज इसको मिलेगा तो ये ग्राउंड से ही मिल जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे तब जाएगा जब इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो आगे नहीं जाएगा, तो ये आपका CPU को लाइन गई है, CPU आपका बचा रहेगा, ठीक। और ग्राउंड से अगर बीप बोल रही है तो ये डायोड आप निकाल दीजिए, इसका जो है एक इसका है एक इसका है, जिसका बीप बोल रहा है उसका डायोड आप निकाल देंगे, उसकी शॉर्टिंग हट जाएगी, आपका DMDP लाइन ओके हो जाएगी। तो ये था मैंने आपको पावर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन का पार्ट जो समझाया, उससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है, समझ आया ना यार। तो इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो हम आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है।